Jai Hind friends, welcome to Kalyani IS Academy. In this lecture we will study types of motion and Newton's law of motion. Now start the lecture and understand what is motion. See, the change in position of object is known as motion, right? So for 3 marker we can write this answer, right? The change in position of an object is known as मोशन और मोशन को मेजर किया जाता है डिस्टेंस में और डिस्प्लेसमेंट में, राइट? सो इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव स्टडीड डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इक्वेशंस ऑफ मोशन प्रॉपरली, राइट? तो यदि आपने इसका प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है सो प्लीज वॉच द प्रीवियस लेक्चर देन कंटिन्यू दिस क्लास, राइट? In this lecture, we will focus types of motion, types of motion, right? So in this lecture, we will study types of motion as well as Newton's law of motion. So there are various types of motion. First is uniform motion, ununiform motion, one-dimensional motion, two-dimensional motion, three-dimensional motion, straight line motion and कर्वीलिनियर मोशन, राइट? और उसके बाद में अगर हम देखें तो एक और यहां पर हो जाएगा 11th, राइट? रोटेशनरी मोशन. तो ये जो यहां पर अगर हम देखें तो रोटेशनरी मोशन, इनको हमको 3 मार्कर के लिए तैयार करना है, राइट? तो यूनिफॉर्म को, अनयूनिफॉर्म को, वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल, थ्री डायमेंशनल, कर्वीलिनियर और रोटेशनरी मोशन को हमको 3 नंबर के लिए जो है हमको प्रिपेयर करना है. साथ ही साथ जो सर्कुलर मोशन है, राइट? जो सर्कुलर मोशन है और जो ऑस्किलेटरी मोशन है, इनको हमको जो है 5 मार्कर के लिए तैयार करना है, राइट? तो हम 1 बाय 1 हर एक मोशन की डेफिनेशन को अच्छे से समझेंगे और एक एग्जांपल लिखेंगे, राइट? सो इफ 3 मार्कर क्वेश्चन इज आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन रिगार्डिंग टाइप्स ऑफ मोशन, तो हमें उस मोशन को डिफाइन करना है एंड वी हैव टू राइट अ एग्जांपल एज वेल, राइट? सो नाउ लेट्स स्टडी द टाइप्स ऑफ मोशन. द फर्स्ट इज यूनिफॉर्म मोशन, बिल्कुल इजी हो जाएगा. व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स द सेम डिस्टेंस in equal time interval, then it is known as uniform motion, right? So when an object covers the same distance in equal time interval, then its motion is uniform, right? ये 3 मार्कर के लिए डेफिनेशन हो जाएगी. सेकेंड क्या हो जाएगी? यूनिफॉर्म मोशन, या जिसको अनइवन मोशन कहा जाता है, राइट? सो व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स unequal distance in equal time interval, then its motion is ununiform or uneven. Let's say अगर हम यहाँ पर लिखें कि यहाँ पर अगर, राइट, एक ऑब्जेक्ट हमेशा 1 घंटे में 20 किलोमीटर ही जो है डिस्टेंस कवर करता है, तो 1 घंटे के टाइम इंटरवल में यदि ऑब्जेक्ट के द्वारा ऑलवेज 20 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर की जाती है, सो द मोशन वुड बी यूनिफॉर्म. क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट इज व्हेन ऑब्जेक्ट कवर्स द सेम डिस्टेंस विच इज 20 किलोमीटर इन अ इक्वल टाइम पीरियड, तो उसकी मोशन को ही क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म कहेंगे. लेकिन अगर जैसे हमने मान लिया कि एक ऑब्जेक्ट 1 घंटे में 30 किलोमीटर, तो कभी 1 घंटे में 40 किलोमीटर, तो कभी 50 किलोमीटर. सो व्हेन ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन अ इक्वल टाइम पीरियड, राइट, तो उसकी मोशन को क्या कहा जाता है? अनयूनिफॉर्म या अनइवन मोशन कहा जाता है. थर्ड क्या हो जाएगा? यहाँ पर स्ट्रेट लाइन मोशन कहा जाएगा. इसकी डेफिनेशन बिल्कुल इजी है, राइट? इफ द पाथ ऑफ मोशन, ये आपको याद रखना. सी, इफ द पाथ ऑफ मोशन ऑफ अ ऑब्जेक्ट इज अ स्ट्रेट लाइन, तो जब पाथ ऑफ मोशन क्या हो, राइट, पाथ ऑफ मोशन क्या हो? एक स्ट्रेट लाइन हो, तो उसकी मोशन को ही क्या कहा जाएगा? स्ट्रेट लीनियर मोशन कहा जाएगा. एग्जाम्पल, अ पर्सन वॉकिंग इन अ स्ट्रेट लाइन, राइट? तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? इफ द पाथ ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज अ स्ट्रेट लाइन, then the motion of this object is known as straight line motion. For an example,
अ पर्सन वॉकिंग इन अ स्ट्रेट लाइन। अब फोर्थ क्या हो जाएगा, कर्वी लीनियर क्या हो जाएगा, मोशन हो जाएगा। सी इफ द पाथ ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन, और जो पाथ ऑफ मोशन है वो क्या है, कर्व है या कर्व्ड पाथ है, तो उसकी मोशन को ही क्या कहा जाएगा, कर्वी लीनियर मोशन कहा जाएगा। एग्जांपल्स क्या हो जाएगा, राइट, जैसे जो मोशन ऑफ व्हीकल्स इन अ रोड। अब व्हीकल्स जब चलते हैं तो वो कभी लेफ्ट कभी राइट, राइट, तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, कर्वी लीनियर मोशन हो जाएगा। सो इफ द पाथ ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन वर्ड अ कर्व्ड पाथ, देन उसकी जो मोशन होगी उसको ही क्या कहा जाएगा, कर्वी लीनियर मोशन कहा जाएगा। फॉर एन एग्जांपल, पर्सन्स रनिंग कर्व्ड इन द फील्ड, अगर कोई व्यक्ति वृत्ताकार मार्ग पर जो है रनिंग कर रहा है, या स्पीड ऑफ व्हीकल्स ऑन द रोड। फिफ्थ यहां पर हो जाएगा वन डायमेंशनल मोशन, इंपॉर्टेंट। सी इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन स्ट्रेट लाइन देन इट्स मोशन इज नोन एज वन डायमेंशनल मोशन। और अगर हम देखें तो जो स्ट्रेट लाइन मोशन होती है, स्ट्रेट लाइन मोशन इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ वन डायमेंशनल मोशन। जैसे अगर हम देखें तो कोई भी ऑब्जेक्ट ग्रेविटी की वजह से जब नीचे गिरेगा तो उसकी जो मोशन होगी वो कैसी होगी, वन डायमेंशनल मोशन होगी। या जब कोई व्यक्ति एक स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा तो उसकी जो मोशन होगी वन लाइन होगी, राइट। तो क्लियर क्या हो जाएगा, इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन देन इट्स मोशन वुड बी नोन एज वन डायमेंशनल मोशन। और जो वन डायमेंशनल मोशन है ये एक स्ट्रेट लाइन मोशन होती है। एग्जांपल क्या हो जाएगा, फॉलिंग ऑफ ऑब्जेक्ट अंडर ग्रेविटी, और दूसरा क्या हो जाएगा, एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन स्ट्रेट लाइन। सेकेंड हो जाएगा टू डायमेंशनल मोशन। सी इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ प्लेन, प्लेन का मतलब क्या हो जाएगा, राइट, जिसमें दो डायमेंशंस हो, राइट, क्या हो जाएगा, लेंथ, राइट, एंड क्या हो जाएगा, विड्थ हो जाएगा, राइट। सो उसकी जो मोशन होगी उसको क्या कहा जाएगा, टू डायमेंशनल मोशन कहा जाएगा। जैसे मोशन ऑफ क्या हो जाएगा, फुटबॉल हो जाएगा। आप देखें ये क्या हो जाएगा, एक डायमेंशन हो जाएगा। तो फुटबॉल कभी एयर में होती है तो कभी वो जमीन पर क्या करती है, रोल करती है, तो फिर कभी क्या होगी, एयर में होगी तो फिर क्या होगी, रोल करेगी, राइट। तो इस तरीके से जो फुटबॉल है उसकी मोशन या तो कहाँ है, अपवर्ड है, या फिर क्या है, वो जमीन पर रोल कर जो है रोल हो रही है, तो उसकी मोशन को क्या कहेंगे हम यहाँ पर, टू डायमेंशनल, राइट। सो इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ प्लेन then its motion is known as two dimensional motion, right. For an example, football in playing field, then जो सर्कुलर मोशन होगी, देन जो प्रोजेक्टाइल मोशन होगी, ये सभी किसके एग्जाम्पल होंगे, टू डायमेंशनल मोशन के होंगे। नाउ थ्री डायमेंशनल मोशन, इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन द स्काई, राइट। अब स्काई में जब कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करेगी तो वह लेंथ, विड्थ और जेड, राइट, एक्स, वाई और जेड एक्सिस तीनों के आधार पर उसकी क्या होगी, जो मोशन है उसको मेजर किया जाता है, इसलिए उसकी जो डायमेंशन होगी उस मोशन को क्या कहेंगे, थ्री डायमेंशनल मोशन कहेंगे, राइट। सो इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन स्काई देन इट्स मोशन इज नोन एज थ्री डायमेंशनल मोशन। फॉर एन एग्जांपल, द मोशन ऑफ बर्ड्स इन द स्काई, the motion of kite in the sky, the movement of gas molecules in the air. नेक्स्ट हो जाएगा सर्कुलर मोशन, राइट। नेक्स्ट क्या हो जाएगा यहाँ पर, सर्कुलर मोशन हो जाएगा। अब सर्कुलर मोशन को हम यहाँ पर समझते हैं। देखिए, when an object moves along the circular path then it is known as circular motion। जैसे ये क्या हो जाएगा, एक सर्कल हो जाएगा, और यदि कोई पार्टिकल इस सर्कुलर पाथ में ही क्या करता है, मूव करता है, तो उसकी मोशन को क्या कहा जाएगा, सर्कुलर मोशन कहा जाएगा। और सर्कुलर मोशन क्या होती है, एक्सीलरेटेड मोशन होती है। क्यों, क्योंकि सर्कुलेट जो जब कोई भी ऑब्जेक्ट सर्किल पर क्या करता है, मूव करता है, तो उसकी डायरेक्शन में हमेशा क्या होता है, चेंज आता है। जैसे इस पार्टिकल की डायरेक्शन ये है, बट यहाँ पर इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये होगी। तो यहाँ पर कॉन्स्टेंटली डायरेक्शन में क्या हो रहा है, चेंजेस हो रही है, डायरेक्शन चेंज हो रही है। देयरफॉर जो सर्कुलर मोशन होती है, राइट, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होती है, वो एक्सिलरेटेड मोशन भी कहलाती है। तो जब कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन मोशन
राइट। जब किसी ऑब्जेक्ट की यूनिफॉर्म स्ट्रेट लाइन मोशन होती है तो वो एक्सिलरेटेड नहीं होती है, क्योंकि उसमें ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन में चेंज नहीं होता है। बट अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगी तो वो क्या होगी, एक्सिलरेटेड मोशन होगी, राइट। तो यदि 5 मार्क्स में पूछा जाए तो हम इतना जो है डिस्क्रिप्शन लिखेंगे और उसके बाद में हम एग्जांपल्स लिखेंगे। तो सर्कुलर मोशन का अगर हम डिफाइन करें, सर्कुलर मोशन क्या होती है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग अ सर्कुलर पाथ, so when an object moves along a circular path it is called circular motion, right? And if moves with a uniform speed then its motion is called uniform circular motion. और जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होती है दैट इज एक्सिलरेटेड मोशन बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट चेंजेस एट ईच पॉइंट, राइट। तीसरा पॉइंट हम ये भी बता सकते हैं कि जो यूनिफॉर्म स्ट्रेट लाइन मोशन है दैट इज नॉट एक्सिलरेटेड, बट जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होती है दैट इज एक्सिलरेटेड बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंजेस एट ईच पॉइंट ऑफ द पाथ। अब इसके एग्जांपल्स को समझें, राइट। तो द मोशन ऑफ अ पॉइंट ऑन अ सर्कमफ्रेंस ऑफ अ रोटेटिंग व्हील, राइट। जैसे हमने कहा कि यहाँ पर जैसे ये क्या हो जाएगा, व्हील हो जाएगा, तो इस व्हील की जो सर्कमफ्रेंस होगी परिधि, इस पर कोई भी ऑब्जेक्ट, अगर जैसे मैंने कहा कि कोई भी पार्टिकल यहाँ है तो इस पार्टिकल की जो मोशन होगी वो क्या होगी, सर्कुलर मोशन होगी, राइट। तो द मोशन ऑफ अ पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ रोटेटिंग व्हील। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, द मोशन ऑफ टिप ऑफ द क्लॉक, राइट। तो जो घड़ी का कांटा होता है, कांटे की जो टिप होती है, सुई होती है, उसकी जो मोशन होगी वो क्या होगी, सर्कुलर मोशन होगी। देन थर्ड, द मूवमेंट ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट अराउंड द अर्थ। अगर जैसे हमने कहा कि ये क्या हो जाएगी, अर्थ हो जाएगी, तो जो सैटेलाइट है अगर वो सर्कुलर पाथ में जो है पृथ्वी के अलोंग क्या है, जो है रिवॉल्व कर रहे हैं, तो उनकी मोशन क्या कहलाएगी, सर्कुलर मोशन कहलाएगी। वैसे ही द मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन, तो वह भी मोशन क्या होगी, सर्कुलर मोशन होगी, राइट। तो मोशन ऑफ पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ व्हील सर्कुलर मोशन होगी। मोशन ऑफ टिप ऑफ द क्लॉक, ये भी कौन सी होगी, सर्कुलर मोशन होगी। आर्टिफिशियल सैटेलाइट की और प्लैनेट्स की जो मोशन है वह भी कैसी होगी, सर्कुलर मोशन होगी। या दिस इज रोटेशन मोशन। तो हमको यहाँ पर सर्कुलर मोशन एंड रोटेशन मोशन में अंतर भी समझना है। रोटेशन मोशन क्या होती है, इफ एन ऑब्जेक्ट रोटेट्स अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इटसेल्फ। सी इफ एन ऑब्जेक्ट rotates about an axis passes through itself then such motion of that object is known as rotational method. So if an object rotates about an axis passing through itself then such a motion of that object is known as rotational method, right। और इसके हम एग्जांपल को समझेंगे। जैसे क्या हो जाएगा, मोशन ऑफ व्हील, मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जैसे समझिए, अब जैसे मैंने कहा कि ये क्या हो जाएगा, कोई व्हील हो जाएगा, तो व्हील की सर्कमफ्रेंस पर यहाँ पर कोई क्या है, पार्टिकल है, तो उसकी जो मोशन होगी वो कौन सी होगी, सर्कुलेटरी मोशन होगी। अगर सर्कमफ्रेंस पर कोई भी पार्टिकल है तो उसकी मोशन क्या होगी, सर्कुलेटरी। बट अगर हम ये पूरी की पूरी व्हील की मोशन को काउंट करें, जैसे ये क्या हो जाएगा, एक्सिस हो जाएगा, और इस एक्सिस पर ही जो व्हील है, राइट, इस एक्सिस पर ही जो व्हील है वो क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है। तो चूंकि जो मोशन है वो इस एक्सिस पर हो रही है, इसीलिए इस मोशन को क्या कहा जाएगा, रोटेशनल मेथड कहा जाएगा, ये रोटेशनल मोशन, राइट। तो द मोशन ऑफ व्हील वुड बी रोटेशनल मोशन, राइट, रोटेशनल मोशन होगी। फिर फैन ब्लेड स्पीड, अब अगर हम देखें फैन ब्लेड, यहाँ पर मोशन आएगा, राइट। तो देखिए जब भी क्या होता है, जो फैन होता है ये हो जाएगा, तो फैन की जो टिप होगी, राइट, उसकी जो मोशन होगी वो कैसी होगी, सर्कुलेटरी। बट जो फैन ब्लेड्स की जो मोशन होगी वो कौन सी मोशन होगी, रोटेशनल मोशन होगी। और अर्थ की जो मोशन होगी वो कौन सी होगी, रोटेशनल मेथड होगी, राइट। समझ में आ गया। सो इफ एन ऑब्जेक्ट रोटेट्स about an axis passing through itself
देन सच मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज नोन एज रोटेशनल मोशन। जैसे क्या हो जाएगी, मोशन ऑफ व्हील हो जाएगा, राइट, मोशन ऑफ फैन ब्लेड हो जाएगा, एंड मोशन क्या हो जाएगा, मोशन ऑफ अर्थ। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सर्कुलेटरी मोशन एंड रोटेशनल मेथड, राइट। तो रोटेशनल मेथड और सर्कुलेटरी मेथड में हमने यहाँ पर अंतर समझ लिया है, राइट। तो ये सर्कुलर मोशन है उसको हम समझ चुके हैं, राइट। अब सर्कुलर मोशन से ही संबंधित दो टॉपिक जो कि एग्जाम में 3 मार्कर में जो है पूछे जा सकते हैं उसको हमको समझना है, राइट। सबसे पहला क्या हो जाएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, द डिग्री ऑफ एंगल एन ऑब्जेक्ट रोटेट्स with respect to its initial position under circular motion is known as angular displacement। जैसे मैंने कहा कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, अब कोई ऑब्जेक्ट अपने सेंटर से जितने डिग्री क्या करता है, डिस्प्लेस्ड होता है, तो यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट होगा उस मोशन को ही क्या कहा जाएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहा जाएगा, राइट। सो द डिग्री ऑफ एंगल एन ऑब्जेक्ट रोटेट्स विद रिस्पेक्ट टू इट्स इनिशियल पोजीशन अंडर सर्कुलर मोशन इज नोन एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट जो है, एक ऑब्जेक्ट का इतने एंगल का क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो इसकी मोशन को ही क्या कहा जाएगा, यहाँ पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहा जाएगा। और जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, राइट, तो डिस्प्लेसमेंट अपने आप में क्या हो जाएगी, वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी, इसलिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, वेक्टर क्वांटिटी होगी, जिसको किस में मापा जाता है, रेडियन में मापा जाता है। चूंकि इसका जब हम जो है डायमेंशंस लिखेंगे तो ना तो मास का डायमेंशन है, ना लेंथ का, ना टाइम का, इसलिए इसका जो है डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा m0 L0 और T0, राइट। तो ये यहाँ पर हो जाएगा। अब इसको पढ़ने का क्या तरीका है, यूनिट एंड मेजरमेंट में हमने यहाँ पर रेडियन के बारे में समझा था। तो जो रेडियन है वो किसकी यूनिट होती है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की होती है, और इसका फॉर्मूला m0 L0 T0 होता है। क्लियर। नाउ वी विल स्टडी हियर एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट of a particle moving in a circular path is known as angular velocity। भाई जो रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या होगा, देखिए रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज वेलोसिटी, राइट। तो अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को कर दे तो वो क्या होगा, एंगुलर वेलोसिटी होगी, राइट। तो वेरी इजी डेफिनेशन हो जाएगी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ इज नोन एज एंगुलर वेलोसिटी ऑफ दैट पार्टिकल, राइट। इसको किससे दर्शाया जाता है, ओमेगा से दर्शाया जाता है, ये ओमेगा हो जाएगा, इससे एंगुलर वेलोसिटी को दर्शाया जाता है। तो एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल्स टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन क्या हो जाएगा, टाइम टेकन हो जाएगा। ये भी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, और इसकी यूनिट क्या होती है, रेडियन पर सेकेंड होती है। इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, टी इनवर्स हो जाएगा। नाउ we have studied rotational motion as well, now we will study projectile motion। तो प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होती है उसको समझिए। देखिए जब किसी ऑब्जेक्ट को, राइट, जब किसी ऑब्जेक्ट को अपवर्ड क्या किया जाता है, थ्रो किया जाता है, तो ये जब किसी ऑब्जेक्ट को हम अपवर्ड थ्रो करते हैं तो ये ऑब्जेक्ट ग्रेविटी की वजह से, जो ग्रेविटी की वजह से क्या होता है, नीचे आता है। तो जब किसी ऑब्जेक्ट को स्काई में थ्रो किया जाए और वह ग्रेविटी की वजह से कुछ समय पश्चात पैराबोलिक पाथ को ट्रेवल करता हुआ कहां पर जो है लैंड पर आ जाता है, तो उसकी मोशन को ही क्या कहा जाता है, प्रोजेक्टाइल मोशन कहा जाता है। या इस तरीके की जो मोशन होती है उसको हम क्या कहते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। और इनिशियली जो मिसाइल्स होती थी, मिसाइल्स को इसी तरीके से जो है मिसाइल्स की जो मोशन होती थी वो कैसी होती थी, प्रोजेक्टाइल मोशन ही होती थी। जैसे ये क्या हो जाएगा, आर्मी व्हीकल हो जाएगा, आर्मी व्हीकल से यहाँ से मिसाइल जो है छोड़ी जाती थी, ये मिसाइल इस तरीके से पैराबोलिक चलते हुए और अपने टारगेट को जाकर क्या कर देती थी, डिस्ट्रॉय कर देती थी, राइट। तो सीधी सी बात है,
जब किसी ऑब्जेक्ट को वर्टिकल डायरेक्शन में थ्रो किया जाता है तो ग्रेविटी की वजह से वो एक पैराबोलिक पाथ को ट्रेवल करते हुए फिर से किसी दूर जाकर गिर जाता है, तो उस मोशन को ही क्या कहा जाता है, प्रोजेक्टाइल मोशन कहा जाता है। एंड रिमेंबर सर्कुलर मोशन और जो प्रोजेक्टाइल मोशन है ये 5 मार्क्स में जो है पूछे जा सकते हैं, राइट। तो दिस मे बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन, व्हाट इज प्रोजेक्टाइल मोशन, राइट, व्हाट इज द प्रोजेक्टाइल रेंज, राइट। जैसे ये 5 नंबर में पूछा जा सकता है, व्हाट इज प्रोजेक्टाइल मोशन, व्हाट इज प्रोजेक्टाइल मोशन, आल्सो डिस्क्राइब प्रोजेक्टाइल रेंज एंड प्रोजेक्टाइल हाइट। तो सबसे पहले हम यहाँ पर प्रोजेक्टाइल मोशन को समझते हैं, जिसको मैंने डायग्राम से आपको अभी बहुत अच्छे से समझाया था। सी, व्हेन अ पार्टिकल इज थ्रोन विद अ सर्टेन इनिशियल वेलोसिटी मेकिंग सम एंगल विद वर्टिकल डायरेक्शन, then this particle moves in a curved path in the vertical plane under the acceleration of gravity, right, g, then this motion is known as projectile motion। और जो पाथ होता है उसको ही क्या कहा जाता है, प्रोजेक्टाइल पाथ कहा जाता है। जो मैंने आपको सिंपल वर्ड्स में समझाया था वही यहाँ पर लिखा है। सो अगेन आई वुड लाइक टू टेल यू, राइट, व्हेन अ पार्टिकल इज थ्रोन विद certain initial velocity making some angle with vertical direction, right। तो जैसे ये हो जाएगा, when a particle is thrown with certain initial velocity with making a angle with vertical direction, right, then this particle moves in a curved path, right। vertical direction जो है यहाँ से यहाँ पे कोण बनाते हुए जब किसी वस्तु को फेंका जाता है तो ये कर्व्ड पाथ को ट्रेवल करता हुआ जो गति करता है उसको ही क्या कहा जाता है, प्रोजेक्टाइल मोशन कहा जाता है। सो व्हेन अ particle is thrown with a certain initial velocity making some angle with vertical direction, then this particle moves in a curved path in vertical plane under acceleration, or we can say that under gravity g, then this motion is known as projectile motion। और जो पाथ होता है इसको ही क्या कहा जाता है, प्रोजेक्टाइल पाथ कहा जाता है। एंड ऑलवेज रिमेंबर, जो प्रोजेक्टाइल पाथ होता है वो हमेशा कैसा होता है, पैराबोलिक होता है। अब हम यहाँ पर जो है प्रोजेक्टाइल रेंज को समझेंगे। तो प्रोजेक्टाइल रेंज क्या होती है, द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द मूविंग पार्टिकल इज नोन एज रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल। जैसे हमने मान लिया कि ये यहाँ पर हो जाएगा। अब जब यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट को वर्टिकल एंगल बनाते हुए जो है थ्रो किया जाएगा, राइट, ये थ्रो किया जाएगा, तो इस तरीके से ये ग्रेविटी की वजह से कुछ दूर बाद जो है नीचे की ओर आएगा और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, फॉल डाउन हो जाएगा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगी, राइट, इसको ही क्या कहा जाता है, प्रोजेक्टाइल रेंज कहा जाता है। क्लियर। अब देखिए, अगर एंगल हम कम रखेंगे तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये इतनी दूरी तय करेगा, एंगल को अगर हम और बढ़ाएंगे तो इतना, और बढ़ाएंगे तो इतना, और बढ़ाएंगे तो इतना, राइट। और अगर हम ज़्यादा ही एंगल रखेंगे तो वो ऑब्जेक्ट इस तरीके से ऊपर आके गिर जाएगा, राइट। परंतु यदि हम यहाँ पर 45 डिग्री का, राइट, 45 डिग्री का एंगल बनाते हैं तो जो रेंज है, प्रोजेक्टाइल रेंज है, वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो प्रोजेक्टाइल रेंज मैक्सिमम जब होगी जब एंगल को 45 डिग्री के एंगल पर क्या किया जाता है, थ्रो किया जाता है। तो सबसे पहली चीज तो ये कि प्रोजेक्टाइल रेंज क्या होती है, द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द मूविंग पार्टिकल इज नोन एज रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल, राइट। और अगर मैक्सिमम प्रोजेक्टाइल रेंज को प्राप्त करना है तो ऑब्जेक्ट शुड बी प्रोजेक्टेड फ्रॉम 45 डिग्री। तो 45 डिग्री पर यदि किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो किया जाता है तो उसका प्रोजेक्टाइल रेंज क्या होगा, मैक्सिमम होगा। यही कारण है कि जो जेवलिन थ्रो, जिसमें नीरज चोपड़ा हैज गॉट गोल्ड मेडल, या व्हील थ्रो हो जाएगा, हैमर थ्रो हो जाएगा, शॉट पुट हो जाएगा, इसमें प्लेयर थ्रोज एन ऑब्जेक्ट एट एंगल ऑफ 45। तो जैसे ही प्लेयर 45 डिग्री के एंगल पर जो है
थ्रो करता है तो वह मैक्सिमम डिस्टेंस को क्या करता है, प्राप्त करता है, राइट। तो प्रोजेक्टाइल रेंज कब मैक्सिमम होती है, जब 45 डिग्री के एंगल से फेंका जाता है। इसीलिए जेवलिन थ्रो है या शॉर्ट पुट है, उनको 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए थ्रो किया जाता है। नाउ अब प्रोजेक्टाइल हाइट क्या होती है, तो सीधी सी बात है, जब प्रोजेक्ट को थ्रो किया जाएगा तो जो मैक्सिमम हाइट जो है अचीव की जाती है उसको ही क्या कहा जाता है, प्रोजेक्टाइल हाइट कहा जाता है, राइट। सो द हाईएस्ट वर्टिकल हाइट अटेंडेड बाय पार्टिकल इज नोन एज हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, राइट। तो बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन हो जाएगी, द हाईएस्ट वर्टिकल हाइट अटेंडेड बाय द पार्टिकल इज नोन एज प्रोजेक्टाइल हाइट। और प्रोजेक्टाइल हाइट मैक्सिमम कब होगी, जब किसी भी ऑब्जेक्ट को 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए क्या किया जाएगा, थ्रो किया जाएगा। यही कारण है कि जो लॉन्च व्हीकल्स होते हैं, लॉन्च व्हीकल्स को जब लॉन्च किया जाता है तो उनको ठीक 90 डिग्री के एंगल से जो क्या किया जाता है, लॉन्च किया जाता है। तो रॉकेट इस तरीके से सीधा, राइट, सीधा ऊपर की ओर क्या होता है, मैक्सिमम हाइट अचीव करता है। और वहीं पर जो ऑर्बिट होता है, ऑर्बिट में सैटेलाइट को क्या कर देता है, छोड़ देता है, राइट। तो यहाँ पर प्रोजेक्टाइल हाइट क्या होगी, द हाईएस्ट वर्टिकल हाइट अटेंडेड बाय द पार्टिकल इज नोन एज प्रोजेक्टाइल हाइट। और ये मैक्सिमम तब होती है जब प्रोजेक्टाइल एंगल कितना हो, 90 डिग्री हो। यही कारण है कि जो हाई जंप का प्लेयर होता है वो 90 डिग्री के एंगल से क्या करता है, कूदता है, राइट। अब हम समझते हैं ऑस्किलेटरी मोशन। ऑस्किलेटरी मोशन क्या होती है, इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स अबाउट हिज मीन पोजीशन ऑन अ फिक्स्ड पाथ देन इट इज कॉल्ड ऑस्किलेटरी मोशन। फॉर एन एग्जांपल क्या हो जाएगा, पेंडुलम हो जाएगा। तो जैसे हमने कहा कि ये पेंडुलम का क्या हो जाएगा, मीन हो जाएगा। तो पेंडुलम ये अपने कभी इधर कभी इधर, तो इस तरीके से जब कोई ऑब्जेक्ट अपने मीन के राइट लेफ्ट साइड या राइट साइड जो है मूव करता है तो उसकी इस जो मोशन होती है उसको क्या कहा जाता है, ऑस्किलेटरी मोशन कहा जाता है। सो इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स अबाउट his mean position on a fixed path then it is known as oscillatory motion। तो मोशन को क्या कहा जाता है, ऑस्किलेटरी मोशन कहा जाता है। अब ऑस्किलेटरी मोशन में ही क्या आता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन आता है। सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन क्या होती है, इफ द ऑस्किलेशंस आर इन अ स्ट्रेट लाइन, जब ये जो ऑस्किलेशंस होते हैं ये क्या हो, एक सीधी रेखा में हो, such that the acceleration of the body is directly proportional to the displacement of the object from the mean position and the direction of acceleration is toward the mean position, then this is known as simple harmonic motion, right। तो simple harmonic motion की definition क्या हो जाएगी, if the oscillations are in straight line such that the acceleration of the body is directly proportional to the displacement of object from the mean position and the direction of acceleration is toward the mean position, तो उसकी जो वेलोसिटी होगी, सॉरी उसकी जो मोशन होगी वो क्या होगी, सिंपल हार्मोनिक मोशन होगी। अब जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को जो है हम आसानी से समझ सकते हैं, राइट। तो सिंपल हार्मोनिक मोशंस के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको टू पोजीशंस पर आसानी से समझा जा सकता है। एक क्या हो जाएगा, हाई पॉइंट हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा, मीन पॉइंट हो जाएगा। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में ये क्या कहलाता है, हाई पॉइंट, और यहाँ पर जो होगा ऑब्जेक्ट ये क्या कहलाएगा, मीन पॉइंट कहलाएगा। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में हम कैरेक्टरिस्टिक्स को समझते हैं। सबसे पहला हो जाएगा हाई पॉइंट। तो हमेशा ध्यान रखना एक्सेलरेशन इज मैक्सिमम एट द हाई पॉइंट। क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। अब यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट आता है, राइट, वो रुकता है और फिर क्या होता है, वापस आ जाता है। इसका मतलब यहाँ पर जो रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी है वो क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है। Therefore, in simple harmonic motion, तो जो simple harmonic motion होती है, in simple harmonic motion
एक्सेलरेशन इज मैक्सिमम एट हाई पॉइंट, जबकि मीन पॉइंट में एक्सेलरेशन क्या होता है, 0 होता है, क्योंकि मीन पॉइंट पर जो वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, कांस्टेंट होती है। तो यहाँ पर वेलोसिटी में चेंज होता है, इसीलिए यहाँ पर एक्सेलरेशन मैक्सिमम होता है। यहाँ पर वेलोसिटी में चेंजेस ना के बराबर होता है, इसलिए मीन पॉइंट पर एक्सेलरेशन 0 होता है, राइट। हाई पॉइंट पर जो है वेलोसिटी क्या होती है, 0 होती है। क्यों? क्योंकि जैसे ही ऑब्जेक्ट आएगा वो यहाँ पर रुक जाएगा, तो हाई पॉइंट पर वेलोसिटी 0 होती है, परंतु जो मीन पॉइंट होती है उस पर वेलोसिटी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। अब चूंकि हाई पॉइंट है तो हाई पॉइंट पर वेलोसिटी क्या है, 0 है। वेलोसिटी 0 है, इसलिए काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, 0 होती है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू क्या जाएगा, 1/2 mv²। अगर यहाँ पर वेलोसिटी 0 है तो काइनेटिक एनर्जी भी 0 होगी। यहाँ पर वेलोसिटी मैक्सिमम है, इसलिए काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कहाँ पर मैक्सिमम होगी, तो वो होगी कहाँ पर, हाई पॉइंट की, क्योंकि हाई पॉइंट पर आकर वेलोसिटी 0 हो जाती। बट mgh अगर आप देखेंगे तो एक तो जो है इसकी जो है, अगर हम देखेंगे तो इसकी जो हाइट है वो थोड़ी इस पॉइंट से तुलना में क्या होती है, ज़्यादा हो जाती है, राइट। तो mgh या जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो हाई पॉइंट पर मैक्सिमम होगी, और यहाँ पर मीन पॉइंट पे पोटेंशियल जो एनर्जी वो क्या होगी, 0 होगी, राइट। सो इन दिस वे वी हैव स्टडीड all types of, or we can say that types of motion. So we have finished types of motion, right? अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हो जाएगा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, राइट। सो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से 3 मार्कर क्वेश्चन, 5 मार्कर क्वेश्चन और 11 मार्कर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 3 मार्कर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट इज न्यूटन्स what is law of inertia, right? What is law of inertia? या पूछा जा सकता है what is action reaction, right? So law of inertia, law of inertia जो है 3 मार्कर में पूछा जा सकता है, या law of क्या हो जाएगा, action reaction हो जाएगा। सो 3 मार्कर में इस तरीके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, या फिर 5 मार्कर में पूछा जा सकता है, राइट। डिफाइन, राइट, write down the Newton's second law of motion, also derive the formula of force। या फिर 11 मार्कर में पूछा जा सकता है, write down the laws, Newton's laws of motion। so न्यूटन्स के laws of जो motion है वो 11 मार्कर पे पूछे जा सकते हैं, right। so we will study Newton's laws of motion one by one। the first is Newton's लॉ ऑफ मोशन। सबसे पहले हम इनके बारे में एक थोड़ी जनरल इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं, राइट। तो जो न्यूटन्स के लॉज ऑफ मोशन है वो 2 साइंटिस्ट के द्वारा दिए गए, एक हो जाएगा गैलीलियो के द्वारा और दूसरा आइजैक न्यूटन के द्वारा हो जाएंगे, राइट। सो गैलीलियो एंड आइजैक न्यूटन फर्स्ट प्रेजेंटेड आइडियाज रिगार्डिंग मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो गैलीलियो ने सबसे पहले दिया था, राइट। सो गैलीलियो फर्स्ट प्रेजेंटेड आइडिया रिगार्डिंग द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। फिर उसके बाद में न्यूटन ने फर्दर उस पर स्टडी की थी, एंड आफ्टर दैट आइजैक न्यूटन इन हिज बुक प्रिंसिपिया, तो न्यूटन ने अपनी बुक प्रिंसिपिया में इन 1987 में डिस्क्राइब्ड हिज आइडियाज ऑफ मोशन इन द फॉर्म ऑफ 3 लॉज, राइट। और जिनको ही क्या कहा जाता है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन कहा जाता है, राइट। सो गैलीलियो फर्स्ट प्रेजेंटेड आइडिया रिगार्डिंग मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, देन आइजैक न्यूटन ने प्रिंसिपिया में इन 1687 में अपने आइडियाज प्रेजेंट किए थे रिगार्डिंग मोशन, और उनको या बुक में 3 लॉज को जो है प्रेजेंट किया था, और उनको ही क्या कहा जाता है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन कहा जाता है, राइट। नाउ वी विल सी द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जिसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर न्यूटन्स का लॉ, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन देखेंगे, क्या हो जाएगा, इफ एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट देन इट विल रिमेन एट द रेस्ट, इफ ऑब्जेक्ट इज मूविंग देन द ऑब्जेक्ट विल कीप ऑन मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड, इट विल
until an external force is applied, right? ये क्या हो जाएगा, कारण हो जाएगा, right? So if an object is at rest, तो it will remain at the rest, or if object is moving in a straight line with a uniform speed, then it will continue to move as long as external force is applied. अब इसका कारण क्या होता है, इसका कारण होता है इनर्सिया, राइट? सो बिकॉज ऑफ इनर्सिया कोई भी ऑब्जेक्ट जो है यदि रेस्ट स्टेट में है तो वो रेस्ट स्टेट में ही रहेगी, और वो यदि मोशन स्टेट में है तो वो मोशन स्टेट में ही रहेगी जब तक कि एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए, राइट? तो इस रूल से क्लियर होता है कि फोर्स इज इंपॉर्टेंट, right? Force for the change of state of the motion. So it is clear from the law that there must be force for the change of the state, right? इसके बाद में हम यहाँ पर जो है इनर्सिया क्या होता है उसको पढ़ते हैं। इनर्सिया के कितने टाइप होते हैं, तो यहाँ से दो तरीके के एग्जाम में 5 मार्कर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फर्स्ट क्या होगा, व्हाट इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ इट। या फिर पूछा जा सकता है कि राइट द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एंड आल्सो एग्जांपल्स ऑफ फर्स्ट मोशन। या पूछा जा सकता है व्हाट इज लॉ ऑफ इनर्सिया, राइट? व्हाट इज द लॉ ऑफ गैलीलियो। या पूछा जा सकता है कि व्हाट इज इनर्सिया, राइट? व्हाट इज इनर्सिया, डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ इनर्सिया। तो इस तरीके के डिफरेंट जो क्वेश्चन है वो एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो हम अब इनर्सिया को बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे। इनर्सिया को बताने से पहले मैं आपको अगेन जो है पहला रूल समझा देता हूं, राइट? सो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, अच्छा ये जो लॉ ऑफ इनर्सिया है दैट हैज बीन प्रेजेंटेड फर्स्टली बाय गैलीलियो, देयरफॉर दिस रूल इज आल्सो नोन एज रूल ऑफ गैलीलियो और लॉ ऑफ गैलीलियो। तो न्यूटन्स, राइट, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन और लॉ ऑफ इनर्सिया और लॉ ऑफ गैलीलियो। सो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, if an object is rest it will remain at rest, or if an object is in moving, or we can say that if object is in motion state then it will keep on in motion state as long as an external force is applied, which means that there must be a force for the change of state of object। और ऐसा किस वजह से होता है, इनर्सिया की वजह से होता है। therefore this law is also known as law of inertia। अब हम यहाँ पर इनर्सिया को समझेंगे। इनर्सिया क्या होता है, सी इनर्सिया इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू विच द ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन फिक्स्ड स्टेट इन द अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, हैंस resistance to change is known as inertia। तो इनर्सिया की सिंपलेस्ट डेफिनेशन क्या हो जाएगी, रेजिस्टेंस टू चेंज, राइट? अपनी पोजीशन में चेंज को रेजिस्टेंस करने की जो प्रॉपर्टी होती है उसको ही क्या कहा जाता है, इनर्सिया कहा जाता है। समझ में आया? तो इनर्सिया की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, राइट? इनर्सिया इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू विच द ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन इट्स फिक्स्ड स्टेट in the absence of external force, hence resistance to change is known as inertia। इनर्सिया को किस में मेजर किया जाता है, मास में मेजर किया जाता है। तो यदि मैंने कहा कि कोई हैवी ऑब्जेक्ट है जिसका वेट 500 क्या है केजी है, और एक कोई लाइटर वेट ऑब्जेक्ट है जिसका वेट कितना है, केवल 50 केजी है, तो इनर्सिया ज़्यादा किसकी होगी, हैवी ऑब्जेक्ट की इनर्सिया ज़्यादा होगी। इनर्सिया इज ऑफ 3 टाइप, इनर्सिया ऑफ रेस्ट, इनर्सिया ऑफ मोशन और इनर्सिया ऑफ क्या हो जाएगी, डायरेक्शन हो जाएगी। तो इसको हम जो है एग्जांपल से समझेंगे, राइट? ऑब्जर्वेशंस ऑफ लॉ ऑफ इनर्सिया इन डेली लाइफ। तो यहाँ पर हम न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के ऑब्जर्वेशंस को या एग्जांपल्स को भी समझ रहे हैं, साथ ही साथ इनर्सिया के जो 3 टाइप होते हैं उनको भी हम जो है समझते चले जा रहे हैं। तो सबसे पहला क्या हो जाएगा, ऑब्जर्वेशंस ऑफ लॉ ऑफ इनर्सिया इन डेली लाइफ, राइट? तो मैं आपको 3 एग्जांपल्स यहाँ पर बताता हूँ ताकि आपको याद करने में सहूलियत हो। सबसे पहला तो क्या हुआ, जो बस है,
राइट, दिस इज बस। बस पर जो ऊपर लगेज रखा हुआ होता है, राइट, दैट इज टाइड, उसको क्या किया जाता है, बांध दिया जाता है। या फिर जैसे ये क्या हो जाएगा, घोड़ा हो जाएगा, और कोई व्यक्ति यहां पर जो है बैठा है, ये क्या हो जाएगा, घुड़सवार हो जाएगा, राइट। या फिर हमने कहा कि कोई ट्रेन है जिसमें क्या है, पैसेंजर है, ये जो पैसेंजर है ये सीट से बैठे हुए हैं। देखिए, तो हम जो है यहां पर इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं, राइट। इनर्शिया ऑफ किसका, इनर्शिया ऑफ क्या हो जाएगा, रेस्ट का एग्जाम्पल हम यहां पर पढ़ रहे हैं। देखिए, बस के ऊपर जो लगेज रखा जाता है उसको रस्सियों से क्या किया जाता है, बांधा जाता है, राइट। साथ ही साथ घुड़सवार और ट्रेन में बैठा हुआ व्यक्ति, अगर बस अचानक से चल दे, राइट, बस स्टार्ट्स मूविंग सडनली, बस स्टार्ट्स मूविंग सडनली, सडनली बस मूव करने लगे, जो हॉर्स है वो भी सडनली मूव करे और जो ट्रेन है वो सडनली क्या करे, मूव करे, तो इन दिस केस क्या होगा, इन दिस केस होगा ये कि शुरुआत में ये जो लगेज है और ये बस है दोनों ही क्या है, रेस्ट स्टेट में है, लेकिन एक्सटर्नल फोर्स अर्थात जैसे ही बस स्टार्ट होगी तो बस तो क्या होगी, मूव कर जाएगी, बट ये जो लगेज है ये क्या होगा, रेस्ट स्टेट में रहेगा, इसीलिए लगेज क्या होगा, पीछे की ओर गिर जाएगा। वैसे ही ये जो हॉर्स है अगर ये सडनली मूव हो जाता है तो जो हॉर्समैन है वो पीछे की ओर गिर जाएगा। वैसे ही जो पैसेंजर्स है, अगर ट्रेन सडनली मूव्स होती है तो जो पैसेंजर्स हैं वो पीछे की ओर क्या होता है, झुक जाते हैं। तो ये तीनों एग्जांपल्स हमने यहाँ पर देख लिया, राइट। तो जो बस में लगेज है, राइट, बस में लगेज को टाई किया जाता है, साथ ही साथ जो हॉर्समैन होता है, राइट, बस में, राइट, तो बस के ऊपर जो लगेज है उसको टाई किया जाता है ताकि जैसे ही बस अचानक से चले तो सामान पीछे की ओर ना गिरे। वैसे ही जो हॉर्समैन होता है, द हॉर्समैन फॉल्स बैकवर्ड ड्यू टू सडन मूवमेंट ऑफ द हॉर्स। वैसे ही ट्रेन में या बस में जो पैसेंजर बैठे रहते हैं, सडनली बस के मूव करने पर पैसेंजर्स जो होते हैं पीछे की ओर क्या करते हैं, मूव जाते हैं, राइट, या झुक जाते हैं। ये क्या हो गए, तीन एग्जाम्पल हो गए। चौथा एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, हम ट्री बनाते हैं, राइट, ये क्या हो जाएगा, ट्री हो जाएगा। अब इस ट्री को शुरुआत में यहाँ के जो फ्रूट्स हैं, जो लीव्स हैं और जो ट्री है, ये दोनों रेस्ट स्टेज में है। अगर कोई व्यक्ति इसको पकड़ के क्या करता है, सेक करता है, तो उस समय पे जो ब्रांचेज हैं वो तो क्या होंगी, सेक होंगी, जो लेकिन जो फ्रूट्स और लीव्स हैं वो रेस्ट स्टेट में होंगे, इसीलिए लीव्स और जो फ्रूट्स हैं वो नीचे गिर जाते हैं, राइट। सो व्हेन ट्री इज सेकन, देन जो उसकी लीव्स होते हैं और फ्रूट्स होते हैं वो क्या होते हैं, नीचे गिर जाते हैं। वैसे यदि हम ब्लैंकेट को होल्ड करें और स्टिक से क्या करें, जो है स्टिक से अगर हम हिट करें तो डस्ट पार्टिकल क्या हो जाएंगे, निकल जाएंगे, क्योंकि शुरुआत में जो एक तरीके से क्या हो जाएगा, ब्लैंकेट हो जाएगा और डस्ट पार्टिकल रेस्ट स्टेट में। जैसे ही हम जो है स्टिक से हिट करेंगे तो जो फाइबर है उसकी वजह से ब्लैंकेट तो मूव हो जाएगा, लेकिन जो डस्ट पार्टिकल क्या हो जाएंगे, बाहर आ जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, इनर्शिया ऑफ रेस्ट हो जाएगा। अगेन समझना, अगर बस, हॉर्स और ट्रेन सडनली मूव करती है तो बस पर रखा हुआ लगेज लॉ ऑफ जो इनर्शिया ऑफ रेस्ट है उसकी वजह से पीछे की ओर गिर जाएगा, हॉर्समैन पीछे की ओर गिर जाएगा और पैसेंजर्स पीछे की ओर झुक जाएंगे, राइट। ट्री को सेक किया जाए तो फ्रूट्स और लीव्स नीचे गिर जाते हैं। ब्लैंकेट में स्टिक से हिट किया जाए तो ब्लैंकेट से डस्ट पार्टिकल क्या होते हैं, निकल जाते हैं। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट। आफ्टर दैट इनर्शिया ऑफ क्या हो जाएगा, मोशन हो जाएगा। उसके भी यही तीनों एग्जाम्पल रहेंगे। अब कंडीशन नंबर सेकेंड, इफ बस इज मूविंग, हॉर्स इज मूविंग, ट्रेन इज मूविंग, और सडनली यदि बस क्या होती है, रुक जाती है, हॉर्स क्या होता है, रुक जाता है, ट्रेन क्या होती है, रुक जाती है, तो इन दिस केस में जब बस रुकेगी, सडनली बस रुकेगी तो लगेज आगे की ओर, हॉर्स अगर रुक जाता है तो हॉर्समैन आगे की ओर और पैसेंजर्स जो है वो आगे की ओर क्या हो जाएंगे, झुक जाएंगे, राइट। तो लॉ ऑफ जो मोशन है उसमें क्या होगा, राइट। तो मूविंग बस, व्हेन मूविंग बस, मूविंग हॉर्स और मूविंग ट्रेन सडनली स्टॉप्स,
राइट। तो जब सडनली स्टॉप्स होंगे तो उस केसेस में जो हॉर्समैन है वो फॉरवर्ड, राइट, जो हॉर्समैन है वो फॉरवर्ड गिर जाएगा, राइट। फिर उसके बाद में जो हॉर्समैन है वो आगे की ओर गिर जाएगा, लगेज आगे की ओर गिर जाएगा। आफ्टर दैट जो पैसेंजर्स हैं वो भी आगे की ओर झुक जाएंगे। साथ ही साथ जब कोई व्यक्ति ट्रेन से क्या करता है, उतरता है, तो उसको जब वह चलती हुई मूविंग बस से ट्रेन से उतरेगा, सो ही हैज़ टू रन फॉर अ शॉर्ट डिस्टेंस इन द सेम डायरेक्शन, अदरवाइज वो क्या हो जाएगा, फाइल डाउन हो जाएगा। अब यहाँ से मैं 5 मार्कर का एक क्वेश्चन आपको बताता हूँ, सॉलिड क्वेश्चन, जो कि मेंस एग्जाम में ही पूछा जाएगा, राइट। वो रीजन ये है कि व्हाट इज द रीजन, राइट। या 5 मार्कर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इन मॉडर्न कार्स, राइट, इन मॉडर्न कार्स व्हाई आर एयरबैग्स आर यूज्ड, राइट, एयरबैग्स, राइट, इन मॉडर्न कार्स और इन मॉडर्न व्हीकल्स Why are airbags are used in modern car और modern vehicle? इसका उत्तर हम जो लिखेंगे तो सबसे पहले आपको कोशिश करना है, राइट। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में हम क्या लिखेंगे, उसका रीजन, राइट। इन मॉडर्न वर्सेस और इन मॉडर्न कार्स, इन मॉडर्न हाईटेक कार्स एयरबैग्स आर यूज्ड बिकॉज ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ और बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ इनर्शिया, राइट। इतना हमने इंट्रोडक्शन लिख दिया। अब हम उसको एक्सप्लेन करेंगे कि बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ इनर्शिया व्हेन मूविंग कार स्टॉप्स सडनली बिकॉज ऑफ एक्सीडेंट, तो जब एक्सीडेंट की वजह से मूविंग कार सडनली क्या होगी, स्टॉप होगी, तो जो ड्राइवर है, ड्राइवर का जो सिर है वो स्टीयरिंग पर जाकर या सामने वाली टीक से क्या हो जाएगा, टकराएगा। और जब सडनली हमारा जो हेड है वो हिट करेगा स्टीयरिंग से, तो ब्लीडिंग की वजह से पैसेंजर की जान जा सकती है। इसीलिए जो मॉडर्न कारें होती हैं, राइट, मॉडर्न कारों में यहाँ पर क्या होते हैं, जहाँ पर स्टीयरिंग होती है वहाँ पर उसके ऊपर क्या लगाए जाते हैं, एयरबैग्स लगाए जाते हैं, ताकि जब भी कभी भी दुर्घटना हो तो तुरंत के तुरंत एयरबैग रिलीज हो जाए और जैसे ही व्यक्ति का जो सिर है वो इस एयरबैग से टकराएगा तो उसकी लाइफ को कुछ नहीं होगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पर एक्सप्लेनेशन लिख सकते हैं, राइट। तो इस तरीके से 5 मार्कर जो क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। सो वी विल राइट द आंसर, राइट। एयरबैग्स आर यूज्ड इन मॉडर्न कार्स बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ इनर्शिया। अब बॉडी में हम जो पूरा रीजन देंगे, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इनर्शिया व्हेन इफ ऑब्जेक्ट इज इन मोशन स्टेट देन इट विल रिमेन इन मोशन स्टेट until and force is applied, right? So according to this motion, when moving bus because of accident suddenly stops, तो जो ड्राइवर है उसकी बॉडी जो मूविंग स्टेट में होगी वो जाकर स्टीयरिंग से या सीट से क्या हो जाएगी, टकरा जाएगी, एंड इन दिस केस ड्राइवर may lose his life. Therefore airbags are installed so that जैसे ही एक्सीडेंट हो airbags are released and the life of drivers can be saved, right? तो इस तरीके से या for this reason airbags are used in modern cars. तो ये हमने यहाँ पर 5 मार्कर जो क्वेश्चन उसको भी हमने समझ लिया है। आफ्टर दैट क्या हो जाएगा, इनर्शिया ऑफ क्या हो जाएगा, डायरेक्शन हो जाएगा। अब इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या होता है, देखिए व्हेन फास्ट मूविंग कार टर्न्स, तो जब कार क्या होती है, टर्न्स करती है, राइट, जैसे इस डायरेक्शन में करने की है तो जो पैसेंजर इसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो जाता है, झुक जाता है, राइट, ताकि वह व्यक्ति ना गिरे। सो व्हेन अ फास्ट मूविंग कार टर्न्स द पैसेंजर सिटिंग इन इट लीन्स इन द अपोजिट डायरेक्शन, राइट। और साथ ही साथ अगर हम देखें तो स्पाइनिंग जो व्हील होता है वह आउटवर्ड्स क्या करता है, मड को गिराता है, राइट, क्योंकि जैसे जैसे यहाँ पर जो मड है वो क्या होगी, पीछे की ओर गिर जाएगी। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ इनर्शिया और वी कैन से दैट डायरेक्शन, राइट। ओके, नाउ वी विल स्टडी न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। बट न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को समझने से पहले हमको यहाँ पर मोमेंटम को समझना बहुत ही क्या होता है, जरूरी होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर मोमेंटम को समझेंगे। तो मोमेंटम क्या होता है, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज मोमेंटम ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। अगेन आई वुड लाइक टू टेल यू, right, the product of mass and velocity of an object is known as
मोमेंटम ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। मोमेंटम जो है वो क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। क्यों? क्योंकि मोमेंटम डिपेंड करता है वेलोसिटी पर, राइट। और इसका जो यूनिट होगा वो क्या होगा, मास का क्या हो जाएगा केजी, और यहाँ पर वेलोसिटी का क्या हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड। तो केजी मीटर पर सेकेंड इसकी क्या हो जाएगी, यूनिट हो जाएगी। अब अगर मैं आपको बता दूं यहाँ पर, तो ये इस तरीके से क्या हो जाएगा, P इक्वल्स टू एम इक्वल्स टू बी हो जाएगा। अब यहाँ से एक क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है, राइट, वो ये है कि जब कभी भी बुलेट जो है ग्लास से टकराती है तो बुलेट जो है ग्लास में होल कर देती है। व्हेन बुलेट हिट्स द ग्लास, राइट, द होल इज क्रिएटेड, बट व्हेन अ स्टोन जो है, जब स्टोन टकराता है तो जो कांच है वो क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। वाई? तो उसको यहीं से हम जो है समझेंगे। तो ये क्वेश्चन आप आपकी कॉपी में लिख लेना, राइट। व्हेन बुलेट हिट्स द ग्लास a hole is created in the glass, but when a stone hits the glass then the glass breaks down. Why? इसको मोमेंटम के नियम से ही जो है हम जो है इसको डिफाइन कर सकते हैं। अब इसका आंसर कैसे लिखेंगे, मैं आपको ओरली जो है इसका जो है तरीका बता दे रहा हूं, आपको कॉपी में घर जाकर लिखना है। देखिए, when bullet hits the glass, hole is created in glass because of momentum. Why? See, momentum, अब हम इसकी जो है बॉडी में क्या लिखेंगे, we know that momentum is the product of mass and velocity. अब यदि हम यहाँ पर जो स्टोन है और जो क्या है बुलेट है, राइट, बुलेट एंड स्टोन, उन दोनों का मास क्या मान ले हम, m मान ले, या क्या मान ले, कांस्टेंट मान ले। तो बुलेट और स्टोन का जो मोमेंटम है, राइट, द मोमेंटम ऑफ बुलेट एंड स्टोन विल डिपेंड ऑन वेलोसिटी, राइट। तो यदि बुलेट और स्टोन का मास क्या है, इक्वल है, तो मोमेंटम किस पर डिपेंड होगा, वेलोसिटी पर। और चूंकि फिर हम लिखेंगे कि सिंस द वेलोसिटी ऑफ बुलेट इज much more higher than stone, therefore momentum of bullet is much more higher than stone, therefore when bullet hits the glass, hole is created, and when stone hits the glass breaks down, right। तो इस तरीके से अगर आप उत्तर लिख देंगे तो आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे, राइट। तो ये हमने यहाँ पर मोमेंटम के बारे में जो है समझ लिया है। तो राइट, मोमेंटम क्या होता है, 3 मार्कर के लिए डेफिनेशन, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज मोमेंटम। मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इसकी यूनिट क्या होती है, केजी इंटू मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। मोमेंटम इक्वल्स टू मास एंड वेलोसिटी, सो पी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एम इंटू वी। अगर हम एम को कॉन्स्टेंट मान ले तो मोमेंटम वेलोसिटी पर डिपेंड करता है, जब हम वेलोसिटी को कांस्टेंट मान लें तो मोमेंटम किस पर जो है, मास पर क्या करता है, डिपेंड करता है। नाउ वी विल स्टडी द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, राइट, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अनबैलेंस्ड force acting on it and occurs in the same direction in which the force act. ये हो जाएगा न्यूटन्स सेकेंड लॉ। और एग्जाम में यहां से 11 मार्क का क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है, वो क्या है, राइट, व्हाट इज द न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, डिराइव द फॉर्मूला ऑफ फोर्स F इक्वल्स टू ma यूजिंग द न्यूटन्स लॉ ऑफ सेकेंड। तो इसका उत्तर के लिए मैं आपको बहुत ही अच्छे से पूरा का पूरा समझाऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा, राइट। तो जब कभी भी अगर हमको उत्तर लिखना हो, राइट, सो वी विल राइट एन आंसर। तो सबसे शुरू में हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो इंट्रोडक्शन में हम न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को लिखेंगे। तो इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे, न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो इंट्रोडक्शन में हम लिखेंगे द रेट ऑफ चेंज ऑफ an object is directly proportional to the unbalanced force acting on it and occurs in the same direction in which the force act.
दिस इज द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। अब इस लॉ के माध्यम से हम फोर्स का फॉर्मूला डिराइव कर लेंगे। अब फॉर्मूला डिराइव करने के लिए हम यहां पर इस तरीके से पॉइंट वाइज लिखेंगे। लेट एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का मास हम m मान लेते हैं, राइट। लेस एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास बी मूविंग इन स्ट्रेट लाइन विद इनिशियल वेलोसिटी u। तो एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, इनिशियल वेलोसिटी u से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। यदि हम इस पर फोर्स F अप्लाई करते हैं तो इसकी जो मोशन है उसमें चेंज हो जाएगा एंड आफ्टर t टाइम, राइट, तो t समय में उसकी जो वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी, वो क्या हो जाएगी, v हो जाएगी, राइट। तो अब हम यहाँ पर अगर मान लें कि इनिशियल मोमेंटम क्या है, p1 है, और फाइनल मोमेंटम क्या है, p2 है, तो चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, तो चेंज इन मोमेंटम होगा, चेंज इन मोमेंटम p इक्वल्स टू p2 माइनस का p1, तो mv माइनस का mu, तो p इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, mv माइनस का u, एंड दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, राइट। तो हमने मान लिया कि एक m मास का ऑब्जेक्ट है जो कि स्ट्रेट लाइन में इनिशियल वेलोसिटी u से मूव कर रहा है। जब उस पर फोर्स F अप्लाई करेंगे तो t सेकेंड में उसकी वेलोसिटी जो है v हो जाती है। तो p1 मोमेंटम क्या होगा, राइट, यहाँ पर p1 मोमेंटम क्या होगा, m इंटू u, p2 मोमेंटम क्या होगा, m इंटू v। तो यहाँ पर चेंज इन मोमेंटम कितना होगा, mv माइनस mu इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, p mu माइनस का v। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। अब हम अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, तो न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या है, द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम ऑफ, देखिए, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अनबैलेंस्ड फोर्स एक्टिंग ऑन इट। तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अनबैलेंस्ड फोर्स एक्टिंग ऑन इट। इसका मतलब ये हुआ कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है वो फोर्स के डायरेक्टली क्या है, प्रोपोर्शनल है। तो द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड। तो इसलिए फोर्स क्या हो जाएगा, P अपॉन T। अब यहाँ पर P क्या है, m v माइनस का u, तो m v माइनस का u, इसमें हम जो है ये क्या हो जाएगा, इक्वेशन सेकेंड हो जाएगा। नाउ अकॉर्डिंग टू इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड, तो जब हम इक्वेशन सेकेंड में इक्वेशन फर्स्ट से वैल्यू पुट करेंगे तो एम वी माइनस का यू अपॉन टी। अब हमको पता है, राइट, अब हमको पता है कि एम यहाँ पर v माइनस का u अपॉन टी, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, और v माइनस का u अपॉन टी ये किसकी वैल्यू होती है, ये a इक्वल्स टू होता है v माइनस का u अपॉन क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। इसीलिए डायरेक्टली क्या हो जाएगा, f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ma। जब ये प्रोपोर्शनल हटेगा तो यहाँ पर एक क्या हो जाएगी, वैल्यू हो जाएगी, और वो वैल्यू क्या होगी, k होगी। तो k इक्वल्स टू m इंटू क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। अब यदि हम जो जितनी भी वैल्यूज हैं वो SI यूनिट में ले, राइट, तो SI यूनिट में मास को हम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, kg हो जाएगा। फोर्स को लेंगे तो ये किस में हो जाएगा, न्यूटन में हो जाएगा, राइट। एक्सीलरेशन को ले तो ये क्या हो जाएगा, 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या आ जाएगा, F इक्वल्स टू ma। तो इस तरीके से न्यूटन के सेकेंड लॉ से हम जो है इस फॉर्मूले को डिराइव कर सकते हैं, और इससे हम एक न्यूटन फोर्स को भी क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, राइट। तो एक न्यूटन फोर्स की डेफिनेशन क्या होगी, इफ द मास इज 1 kg, राइट, if the mass is 1 kg and acceleration is 1 meter per second square, then 1 Newton force is the force which produces acceleration of 1 meter per second to 1 kg, right। तो यदि द्रव्यमान मास कितना है, 1 kg है, एक्सेलरेशन कितना है, 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है, सो 1 न्यूटन फोर्स इज द फोर्स अप्लाइड which produces acceleration of 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर टू a 1 kg क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो ये एक न्यूटन की क्या हो जाएगी, डेफिनेशन हो जाएगी। क्लियर। सो इन दिस वे वी हैव स्टडीड द डेरिवेशन ऑफ क्या हो जाएगा, F इक्वल्स टू m।
राइट। अब एक चीज और मैं आपको यहां से बताना चाहूंगा कि देखिए जो फोर्स है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम वी माइनस का यू अपॉन क्या हो जाएगा टी। अब मुझे बताइए यदि एफ की वैल्यू ज्यादा होगी तो एफ क्या होगा यहाँ पर कम होगा, राइट, या हम कहेंगे कि लेस होगा, और यदि एफ लेस होगा तो इम्पैक्ट क्या होगा कम होगा। इसीलिए टी को बढ़ाने के लिए ही जो है एग्जांपल्स हम समझते हैं। सबसे पहला क्या हो जाएगा, इन द गेम ऑफ क्रिकेट व्हेन फील्डर कैचेस फर्स्ट बॉल अप्रोचिंग हिम, राइट, तो वो अपने हैंड्स को बैकवर्ड क्या कर लेता है, खींच लेता है, ताकि जो टाइम है वो इंक्रीज हो जाए और इम्पैक्ट क्या हो कम हो। इस तरीके से देखिए ये बॉल आएगी और बॉल को जब यहां पर कैच करेंगे तो पीछे कर लेगा। इस पीछे करने में क्या होगा, टाइम में इंक्रीज होगा, जो कॉन्टेक्ट टाइम होगा, बॉल हिट करेगी हाथों पर तो कॉन्टेक्ट टाइम जो जब बढ़ेगा, राइट, कॉन्टेक्ट टाइम बढ़ेगा तो यहां पर कॉन्टेक्ट टाइम बढ़ेगा तो फोर्स क्या होगा कम होगा, और फोर्स लेस होगा तो इम्पैक्ट भी क्या होगा कम होगा। यही कारण है कि फास्ट मूविंग बॉल को जब फील्डर कैचेस करता है तो ही पुल्स हिज हैंड बैकवर्ड्स। सेकेंड क्या हो जाएगा कि जो व्हीकल्स होते हैं इसमें स्प्रिंग या शॉक एब्जर्वर्स लगाए जाते हैं, तो जो स्प्रिंग होते हैं और जो शॉक एब्जर्वर्स होते हैं वो बॉडी का जो इम्पैक्ट है उसको क्या कर देते हैं कम कर देते हैं, क्योंकि स्प्रिंग एवं शॉक एब्जर्वर टाइम को क्या कर देंगे इंक्रीज कर देंगे, इसलिए इम्पैक्ट क्या होगा कम होगा। उसी तरीके से यदि आप सैंड या सॉफ्ट फ्लोर पर जंप करते हैं तो आपको इंजरी क्या होगी कम आएगी, राइट। तो ये सब क्या हो जाएंगे न्यूटन जो एप्लीकेशन ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ क्या हो जाएंगे मोशन हो जाएंगे। तो ये हमने सेकेंड लॉ को भी बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ये जिसको क्या कहा जाता है एक्शन रिएक्शन लॉ भी कहा जाता है। दिस इज आल्सो इम्पोर्टेंट, 5 मार्कर में पूछा जा सकता है। सो व्हाट इज थर्ड लॉ ऑफ मोशन और व्हाट इज एक्शन रिएक्शन लॉ, लेट्स अंडरस्टैंड, राइट। देखिए ये बिल्कुल सीधा है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट क्या हो जाएगा रिएक्शन हो जाएगा। बट इसको हम और अच्छे तरीके से समझें। सो ठीक है, देखिए एज मच एज वन ऑब्जेक्ट एक्सर्ट्स फोर्स ऑन अनदर ऑब्जेक्ट इन एक्शन, तो इसमें अदर ऑब्जेक्ट आल्सो एक्सर्ट्स द सेम फोर्स इन द अपोजिट डायरेक्शन एज अ रिएक्शन। इसको हम इस तरीके से भी कह सकते हैं, राइट। तो एज मच एज वन ऑब्जेक्ट exerts force on another object in action, so the other object also exerts the same force in the opposite direction as a reaction। इसको हम शॉर्ट भाषा में क्या कर सकते हैं कि for every reaction there is an equal and opposite reaction। so for every action there is an equal and opposite reaction, right। अब यहाँ जो एक्शन एंड जो रिएक्शन होता है, राइट, जो यहाँ पर एक्शन एंड रिएक्शन होता है ये एक पेयर के रूप में होता है, किसी भी एक ऑब्जेक्ट पर नहीं होता है। एक ऑब्जेक्ट पर एक्शन होगा तो दूसरे ऑब्जेक्ट पर क्या होगा रिएक्शन होगा, एंड इट इज नॉट पॉसिबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन द एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स। क्लियर। अब हम जो है यहाँ पर एक्शन रिएक्शन फोर्स के क्या पढ़ेंगे, यहाँ पर एग्जांपल्स को पढ़ेंगे, राइट। सो वी हैव बीन स्टडिंग द एग्जांपल्स ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन सिंस चाइल्डहुड, राइट। तो अगेन हम उनको रिवाइज करते हैं। सबसे पहला क्या हो जाएगा, व्हेन बुलेट इज फायर्ड, तो उससे जर्क जो है बैकवर्ड महसूस होता है, क्योंकि जिस स्पीड से गोली आगे जाती है वो उतना ही प्रेशर पीछे की ओर क्या करती है एक्सर्ट करती है, राइट। सो व्हेन बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम द गन वी गेट जर्क बैकवर्ड, क्योंकि जिस स्पीड से गोली आगे की ओर जाएगी, राइट, उतना ही प्रेशर जो है हमारे जो शोल्डर है उस पर पड़ेगा, इसलिए जो जर्क है वो हमको महसूस होता है, राइट। सेकंड क्या हो जाएगा, जैसे ही रॉकेट में कंबशन स्टार्ट होता है तो गैसेस नीचे की ओर लगती है, जो कि रॉकेट को ऊपर की ओर क्या करती हैं पुल करती हैं, राइट। थर्ड क्या हो जाएगा, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो हॉर्स है वो कार्ट को पुल कर पाता, उसका कारण क्या है समझना। देखिए हॉर्स जो है, हॉर्स लैंड को क्या करता है पीछे की ओर पुल करता है। यही कारण है कि जो
लैंड है वो हॉर्स को आगे की ओर क्या कर देती है, धक्का देती है। इसकी वजह से जो हॉर्स है वो कार्ट को क्या करता है, पुल कर पाता है, और इसी की वजह से हम जमीन पर चल पाते हैं। when B push the लैंड बैकवर्ड, तो लैंड हमको अपवर्ड क्या करती है, फॉरवर्ड जो है हमको प्रेशर करती है, राइट। वैसे ही जब कोई व्यक्ति बोट से कूदता है तो बोट क्या होती है, अपोजिट डायरेक्शन में चली जाती है, राइट। ऑन जंपिंग ऑफ द बोट, बोट गोल्स क्या हो जाएगा, बैकवर्ड हो जाएगी। तो ये यहाँ पर एग्जांपल हो जाएंगे। जब गन से बुलेट फायर होती है तो वी गेट अ जर्क बैकवर्ड। सेकेंड क्या हो जाएगा, दूसरा ये हो जाएगा कि जब रॉकेट में कॉम्बिशन स्टार्ट होता है तो गैसेस नीचे की ओर निकलती हैं, इस वजह से रॉकेट ऊपर की ओर जो है चलता है। जो हॉर्स है वो कार्ट को पुल कर पाता है, क्यों, क्योंकि हॉर्स जो है लैंड को पीछे की ओर क्या करता है, पुश करता है। इसलिए जो लैंड है वो हॉर्स को आगे की ओर क्या करती है, रिएक्शन फोर्स जनरेट करती है, जिसी की वजह से घोड़ा कार्ट को पुल कर पाता है और हम जमीन पर चल पाते हैं। जैसे ही कूदेंगे तो जो बोट है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में चली जाएगी, राइट। अब हम यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मूवमेंट पढ़ते हैं, राइट। ये भी जो है इसी से मिलता जुलता टॉपिक है, अगर एग्जाम में पूछा जाए तो हम इसको बताना है। सी, इफ देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन अ ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स और अ सिस्टम, तो उनका जो टोटल मोमेंटम होता है वो क्या होता है, रिमेन्स कांस्टेंट होता है। अगेन समझिए, राइट। इफ देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स और अ सिस्टम, देन टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम ऑफ दैट पार्टिकल्स रिमेन्स कांस्टेंट। तो यदि ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स पर, राइट, इफ देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स, तो ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स पे जब कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होगा तो उनका जो मोमेंटम होगा वो क्या होगा, रिमेन कांस्टेंट रहेगा, रिमेन्स कांस्टेंट। तो उनका जो मोमेंटम होगा वो हमेशा ही क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। और इसको हम न्यूटन के सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ से समझ सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो आपने देखा होगा कि जब रॉकेट ऊपर की ओर क्या करता है, फ्लाई करता है, तो इनिशियली उसकी जो स्पीड होती है वो क्या होती है, कम होती है, बट उसकी जो स्पीड है वो धीरे धीरे क्या होती है, बढ़ने लगती है, राइट। उसका कारण क्या है कि यहाँ पर रॉकेट का जो मोमेंटम होता है वो क्या होता है, फिक्स्ड होता है। शुरुआत में रॉकेट में जो प्रोपेलेंट होता है, राइट, प्रोपेलेंट होता है, उसका मास क्या होता है, ज़्यादा होता है, इसलिए वेलोसिटी क्या होती है, कम होती है। लेकिन जैसे जैसे प्रोपेलेंट क्या होता है, प्रोपेलेंट का कंबुजन होता है, वैसे वैसे क्या होता है, मास कम होता है। तो प्रोपेलेंट का जितना मास कम होता है उतनी ही वेलोसिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। यही कारण है कि रॉकेट की जो स्पीड है वो बढ़ती चली जाती है। तो इस तरीके से जो रॉकेट का प्रपल्सन हो जाएगा उसमें न्यूटन्स थर्ड लॉ है वह भी अप्लाइड होता है, एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी क्या होता है, अप्लाई होता है। कैसे समझना, फिर से देखिए, जब गैसेस क्या होती हैं पीछे की ओर निकलती हैं, तो गैसेस जैसे ही क्या होती हैं यहाँ पर लैंड एरिया से हिट करती हैं तो वह रॉकेट को क्या करती हैं, अपवर्ड क्या करती हैं, पुश कर देती हैं। इस तरीके से रॉकेट जो है फ्लाई करना क्या कर देता है, स्टार्ट कर देता है, राइट। अब यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन कैसे काम करता है वो समझते हैं। तो इनिशियली रॉकेट की जो वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, कम होती है। क्यों, क्योंकि अगर हम देखें तो रॉकेट का हमने अभी देखा है कि जो मोमेंटम है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो इनिशियली प्रोपेलेंट क्या होता है, अधिक होता है। तो प्रोपेलेंट का जो मास होता है वो अधिक होता है तो वेलोसिटी कम होती है। जैसे जैसे प्रोपेलेंट का कंबुशन होता है, मास में कमी आती है, वेलोसिटी में क्या होती है, वृद्धि होती है, जिसकी वजह से रॉकेट की स्पीड क्या होती है, हमेशा बढ़ती चली जाती है, राइट। सो इन दिस वे वी हैव स्टडीड टाइप्स ऑफ वेलोसिटी एज वेल एज वी हैव स्टडीड न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन, राइट। So in next lecture we will meet with new topic. Till then, thank you.